रात का अंधेरा काफ़ी हद तक फैल चुका था और मैं परेशानी के आलम में पूरी तरह बारिश में भीगता हुआ बहुत मुश्किल से अपनी टीचर के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तेज़ बारिश और हवा के थपेड़ों की वजह से मेरे लिए भी चलना मुश्किल हो रहा था। मुझे अपने घर पहुंचने की भी जल्दी थी, क्योंकि घर पर मेरी माँ और एक बीमार बाप था और हमारा घर बारिश से पूरी तरह टपकता था। लेकिन इससे पहले मुझे अपनी टीचर को जाकर बताना था कि मैं उनने उनका काम कर दिया है। टीचर को किसी दूसरी टीचर के घर कुछ किताबें भेजनी थीं। वापसी पर टीचर का घर पहले पड़ता था और मेरा घर काफ़ी दूर था, इसलिए मैं भीगते हुए टीचर के घर पहुंच गया। मुझे अपनी टीचर बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और मैं बआसानी उनसे अपने दिल की हर बात कह देता था। वो भी अपने सारे काम मुझसे ही करवाया करती थी। मैं 15 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तय करके टीचर के घर पहुंचा। मेरा लिबास पूरी तरह भीग चुका था और मेरे हाथ ठंड से नीले पड़ रहे थे। टीचर ने जब मेरी इतनी बुरी हालत देखी तो कहने लगी कि अहमद, थोड़ी देर के लिए घर में आ जाओ और जब बारिश थोड़ी हल्की हो तो चले जाना। मौसम बहुत ख़राब है, तुम्हारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। टीचर के लहजे में मेरे लिए हमेशा की तरह बहुत मोहब्बत थी। मैंने टीचर को ये कहकर मना किया कि मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। टीचर कहने लगी कि उन्हें पता है तुम ट्यूशन पढ़ाने आए हो, वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम इतनी बारिश में अपने घर जाने के लिए निकलोगे तो मैं ज़रूर सारी रात परेशान रहूँगी। इसीलिए बेहतर है कि तुम कुछ देर रुक जाओ। मैं तुम्हें गरम गरम चाय पिलाती हूँ। कुछ देर ठहर कर चले जाना। चाय का नाम सुनकर मैं रुकने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। टीचर ने मुझे बैठने के लिए कहा और ख़ुद मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि टीचर कितनी अच्छी हैं और मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मेरा नाम अहमद था और मैं बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरे बाप को पिछले कुछ अरसे से दिल का मर्ज़ लाहिक हो गया था और मेरी अम्मा इसी वजह से घरों में काम करके गुजारा चला रही थीं। घर के हालात की वजह से मेरा तालीमी सिलसिला भी ख़त्म हो गया था। हम एक किराए के घर में रहते थे और इतनी महंगाई में किराया अदा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं एक जनरल स्टोर पर काम करने लग गया था। लेकिन फिर जब अम्मा को कुछ और घरों का काम मिल गया तो अम्मा ने ज़बरदस्ती मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया। मैं सुबह स्कूल जाता और वापस आने के बाद जनरल स्टोर पर भी काम करता। बहुत मुश्किल से मेरी तालीम चल रही थी, क्योंकि मैं स्कूल में भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाता था और दरमियान में आने वाले वक्फे ने मुझे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर कर दिया था। मैं नवीं जमात का तालिबे इल्म था, लेकिन उम्र में 17 साल का हो रहा था और क्लास के तमाम लड़कों से बड़ा था। इसलिए बहुत से लड़के तो मेरा मजाक भी बनाते कि मैं अभी तक नवीं जमात में ही हूँ। एहसास कमतरी का शिकार होकर मैं ठीक तरह से पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था और इसीलिए मैं टेस्ट में बुरी तरह नाकाम हो गया था। मेरी टीचर ने मेरी अम्मा को मिलने के लिए बुलाया और मेरी कारकर्दगी को सामने रखा, तो अम्मा ने हमारे हालात से आगाह किया। ये सुनकर मेरी टीचर कहने लगी कि मैं आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ा दूंगी और पैसे भी नहीं लूँगी। आपके बेटे का मुस्तकबिल का सवाल है। मैं चाहती हूँ कि अहमद पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पर पहुँच जाए। टीचर की ये बात सुनकर तो अम्मा खुश ही हो गई, क्योंकि अम्मा चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी नौकरी पर लग जाऊं ताकि हमारे हालात सुधर जाएं। जब मैंने ये बात सुनी तो मना कर दिया, जो कि मैं जनरल स्टोर पर भी काम करता था। टीचर कहने लगी कि तुम जनरल स्टोर का काम छोड़ दो और पढ़ाई के बाद मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना। मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगी और इस तरह तुम्हारा हर्ज नहीं होगा। अम्मा ने फ़ौरन हामी भर ली थी और अगले ही दिन से मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी स्कूल टीचर के घर जाने लगा था। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी टीचर अकेली रहती है और इनका कोई नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। टीचर ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाना शुरू कर दिया और अगला ही टेस्ट मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया। मेरी अम्मा मेरी पढ़ाई की तरफ से मुतमिन हो गईं। अब मैं सुबह में स्कूल जाता, दोपहर में कुछ वक़्त जनरल स्टोर पर बैठ जाता और फिर ट्यूशन जाता और वहाँ पर छुट्टी से पहले टीचर के कुछ छोटे-मोटे काम निपटा कर घर वापस आ जाता। सबसे आखिर में मेरी ही छुट्टी हुआ करती थी, क्योंकि सब बच्चों के घर जाने के बाद सौदा सब्ज़ी और वगैरह मंगवाने का काम करवा के फिर टीचर मुझे छुट्टी देती। मैं बहुत ज़्यादा थक जाया करता था, लेकिन घर के हालात ने वक़्त से पहले मुझे बहुत ज़िम्मेदार बना दिया था। मेरे बाबा एक मज़दूर थे और जब से उन्हें दिल का मर्ज़ हुआ था, वो मज़दूरी करने के लायक नहीं रहे थे। साथ ही उन्हें बहुत सी बीमारियां भी लाहक हो गई थीं और उनकी दवाओं का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाया करता था।
अम्मा एक साथ 8 घरों में काम कर रही थी। मेरी माँ के चेहरे पर वक़्त से पहले ही झुर्रियाँ आ गई थीं। गरीबी इंसान को उम्र से पहले ही बूढ़ा कर देती है। हमारे घर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। मेरे माँ-बाप दोनों हालात से मजबूर थे। मैं टीचर के वसी और इस ड्राइंग रूम को देखते हुए अपनी ही सोचों में मगन था। मेरी टीचर एक अमीर औरत थी। उनके घर में हर किस्म की आसाइश मौजूद थी और उस वक़्त भी इतनी ठंडी बारिश में उनके ड्राइंग रूम में हीटर चल रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं कि उनके पास ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद होती है, जबकि हम तो बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी ज़िंदगी से लड़ रहे थे। टीचर के पास हर से कीमती चीज़ मौजूद थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि जब टीचर मेरे लिए गर्म-गर्म चाय लेकर आई, मेरे भीगे हुए कपड़े देखकर कहने लगी कि उनके पास मुझे देने के लिए कपड़े नहीं हैं। उन्हें इस बात की फ़िक्र हो रही थी कि कहीं मुझे ठंड ना लग जाए। मैंने टीचर से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं बस चाय पीकर अपने घर जाऊँगा। टीचर मुस्कुरा कर कहने लगी कि चले जाना, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने घर जाने की। टीचर की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो हमेशा ही मुझे आखिर तक रोक लिया करती थी। सब बच्चों की छुट्टी हो जाती लेकिन मैं बैठा रह जाता और फिर वो मुझसे काफ़ी देर बातें करती और इसके बाद मुझसे अपना काम कह देती। उनके अंदाज में इतनी मिठास होती कि मैं उनकी किसी बात को इनकार ही ना कर पाता। गरम गरम भाप उड़ाती चाय टेबल पर रखी थी। मैं चाय पीने लगा था कि मुझे इतनी शदीद ठंड लग रही थी कि गरम गरम चाय मेरे अंदर एक सुकून पहुंचा रही थी। मेरी चाय ख़त्म हो चुकी थी। टीचर अपने लिए चाय बनाकर नहीं लाई थी। चाय ख़त्म करते ही मैंने उनसे इजाज़त मांगी तो उन्होंने ये कहकर मुझे कुछ और देर रुकने पर मजबूर किया कि बारिश अभी बहुत तेज़ हो रही है। बाकिया आज अचानक इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे अपने घर की फ़िक्र भी सता रही थी। टीचर मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करने लगी थी और मुझे उनसे बातें करते हुए अजीब सी गनूदगी का एहसास हो रहा था। शायद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। टीचर मुझसे कहने लगी कि तुम थोड़ी देर मेरे कमरे में सुकून से लेट जाओ। जैसे ही बारिश कम होती है तुम चले जाना। मेरे माँ-बाप के पास फ़ोन नहीं था कि मैं उन्हें फ़ोन करके इत्तला दे देता। हमारे पास तो 2 वक़्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मुयस्सर थी। मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थीं। मैं टीचर की बात मानकर उनके बेडरूम में चला गया, लेकिन गीले कपड़ों की वजह से मैं उनके बिस्तर पर नहीं लेटना चाहता था। टीचर भी मेरे पीछे कमरे में ही चली आई थी। वो कहने लगी कि मैं आसानी से उनके बिस्तर पर लेट सकता हूँ। मेरी हिचकिचाहट देखकर टीचर कहने लगी कि बिस्तर गीला होने की फ़िक्र ना करो, तुम आराम कर लो। मैं बाद में ये सब साफ़ कर लूँगी। मेरे लिए एक पल भी खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। मैं फ़ौरन टीचर के बेड पर लेट गया और आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चला गया। जब मुझे होश आया तो ना जाने कितना वक़्त गुज़र चुका था। मैं अपने घर जाने के लिए उठना चाहता था, लेकिन इस वक़्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मैं ज़ोर-ज़ोर से शोर मचाने लगा था। मेरी आवाज़ पर टीचर कमरे में चली आईं और प्यार से कहने लगी कि अहमद क्या हो गया है? मैंने परेशानी के आलम में टीचर से पूछा कि आपने मेरे साथ ये क्या किया है? टीचर कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ आराम से रह सकते हो। टीचर की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने टीचर से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। आपने मुझे बारिश के रुकने तक यहाँ ठहरने का कहा था, लेकिन अब बारिश ख़त्म हो चुकी है तो मुझे जाने दें। लेकिन टीचर ने जैसे मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी थी और वो मुझे कमरे में बंद करती हुई बाहर निकल गई थी। मैं उनके पीछे ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगा था, लेकिन जैसे उन्होंने अपने कान बंद कर लिए थे। थोड़ी ही देर बाद वो नाश्ते की ट्रे लिए कमरे में चली आईं। मैं बेड पर ही बैठा हुआ था। वो मेरे पास बैठ गईं और मुझे अपने हाथों से नाश्ता कराने लगीं। मैंने अपने होंठ भींच लिए थे। मैं एक नवाला भी हलक से नीचे नहीं उतारना चाहता था। मुझे बस अपने घर वापस जाना था। टीचर ने बहुत प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगी कि अहमद तुम रात से भूखे हो। मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का भी इंतज़ाम करती हूँ। फिर तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे लग रहा था कि टीचर का दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरे बाप की हालत ठीक नहीं है और मेरी माँ भी बीमार है। आप मुझे मेरे घर वापस जाने दें। ये सुनकर टीचर कहने लगी कि अब से तुम्हारा घर यही है। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई थी और टीचर मुझे दोबारा कमरे में बंद करके चली गई थी। मेरे दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। टीचर ना जाने मुझसे क्या चाहती थी और मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि उन्होंने रात भर मेरे साथ क्या क्या किया था। थोड़ी देर बाद जब वो पलट कर वापस आई तो कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती हुई आई थी। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम रात को ही वापस घर चले गए थे और वो वापस चली गई हैं।
टीचर की बात सुनकर तो मेरे औसान खता हो गए। मैं जान गया था कि मेरी माँ मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मैंने टीचर से मिन्नत की कि खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। मुझे यूं बंद रखकर आपको क्या मिलेगा? टीचर ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती, बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो। मैंने बहुत दिन इंतज़ार किया है और अब तुम मेरे हाथ आए हो। कुछ दिनों के बाद यह भी तुम्हारे माँ बाप तुम पर रो धो कर सब्र कर लेंगे। मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगी और तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि टीचर मुझे क्यों यहाँ पर कैद करके रखना चाहती थी। मुझे टीचर के पास एक दिन गुजर चुका था, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। रात के वक़्त जब टीचर मेरे पास दोबारा खाना लेकर आईं, तो मैंने फिर एक नवाला ना खाया। मैं पिछली रात से भूखा था। टीचर को मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र सता रही थी। वो कहने लगी कि अहमद, तुम कब तक भूखे रहोगे? मैंने टीचर से कहा कि जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगी कि आपने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है, आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं एक बहुत गरीब लड़का हूँ और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ तो मेरी गैर मौजूदगी में पागल हो जाएगी। बस मुझे इतना बता दें कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। टीचर मेरी भूख हड़ताल से परेशान थी। वो मेरे करीब ही बैठ गई और बहुत मोहब्बत से मेरा चेहरा देखने लगी। और फिर जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वो सुनकर मैं दंग रह गई। वो कह रही थी कि टीचर अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और वालिद के इंतकाल के बाद उन्हें अपने वालिद की जगह सरकारी मुलाजमत मिल गई थी। बाप की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने मुलाजमत की और वो घर संभालने लगे, अपने बहन भाइयों की तालीम का खर्चा उठाया और अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दी। टीचर की आंखें नम होने लगी थीं और वो कह रही थी कि मैंने अपने बहन भाइयों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर दी। मैंने उनकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी। कुछ अरसे बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मैंने बात के साथ साथ माँ की जिम्मेदारियाँ भी संभाल लीं, लेकिन अपने बहन भाइयों को कभी तकलीफ़ ना होने दी। एक एक करके मैंने अपनी बहनों की शादी कर दी और फिर अपने दोनों छोटे भाइयों को भी सेटल करवा दिया। बस एक भाई बाकी रह गया था जो अभी तालीम हासिल कर रहा था। मैं खुद 35 साल की हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा था। मेरे दोनों भाइयों ने भी शादी कर ली थी और इन दोनों की शादियों को ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि एक दिन सब बहन भाई घर में जमा हो गए और मुझसे घर का हिस्सा मांगने लगे, क्योंकि ये मेरे वालिद का घर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन बहन भाइयों को परवान चढ़ाने में मैंने अपनी जवानी ख़त्म कर दी, वो बहन भाई एक दिन मुझसे इस तरह बंटवारे की बात करेंगे। मैंने अपने बहन भाइयों से कहा कि अगर मैं ये घर बेच दूंगी तो मैं और तुम्हारा छोटा भाई कहाँ जाएंगे। लेकिन उन जालिमों की आंखों पर तो लालच की पट्टी बन गई थी। उन्हें मेरी कोई कुर्बानी नजर नहीं आ रही थी। वो सिर्फ घर का हिस्सा चाहते थे। मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं अब्बा का घर फरोख्त करके सबको हिस्सा दे देती। मैंने वो घर फरोख्त किया और सब बहन भाइयों को हिस्सा दे दिया। मेरे और मेरे छोटे भाई के हिस्से में जो पैसे आए उससे मैंने ये घर खरीद लिया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत सदमा था कि मेरे बाप का घर फरोख्त हो गया था और मेरे बहन भाइयों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया था। जिन बहन भाइयों को देख देख कर मैं जी रही थी, वो बहन भाई मुझसे पूरी तरह अलग हो गए थे। मैं अपने छोटे भाई को मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही अरसे बाद मुझे पता चला कि मेरे छोटे भाई को कैंसर है। मैंने अपने भाई के इलाज पर अपनी सारी जमा पूंजी ख़त्म कर दी थी, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने अपने बहन भाइयों को मदद के लिए कहा, लेकिन वो सब तो बिल्कुल ही पराए हो गए थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरा भाई जिंदगी की बाजी हार गया और मौत उसका मुकद्दर बनी। लेकिन उसकी मौत सिर्फ इसकी ही नहीं थी, बल्कि मेरी भी मौत थी, क्योंकि मेरे पास जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं भी मर जाना चाहती थी, लेकिन अभी मेरा वक्त नहीं आया था, इसलिए मुझे जिंदा रहना था। मैंने अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी और स्कूल की नौकरी को भी जारी रखा। मेरे लिए ज़िंदगी सिवाय एक अज़ियत के कुछ भी ना थी। मैं 38 साल की हो गई थी। अब तक मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों के पीछे लगाई थी। भाई, लेकिन अब मेरे पास ऐसा कोई नहीं था कि जो मेरे अकेलेपन को दूर करता। अपने भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं अपने अंदर एक जंग लड़ रही थी कि इन्हीं दिनों तुम स्कूल में पढ़ने के लिए आए और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा भाई जिंदा होकर मेरे सामने आ गया है। टीचर मेरे पास से उठकर गई और कमरे की अलमारी से एक एल्बम निकाल कर लाई। वो अपने छोटे भाई की तस्वीर मुझे दिखाई तो वाकया मैं हैरान रह गया। वो तो हूबहू मेरे ही जैसा था। टीचर कहने लगी कि उस दिन से मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और आंखों से ओझल ना होने दूं। लेकिन जब तुम टेस्ट में फेल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ
और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हालात के बारे में बताया तो ये जानकर मेरा दिल डूब गया कि तुम इतनी सी उम्र में इतनी तकलीफ सह रहे हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा भाई दोबारा से कैंसर में मुब्तला हो गया हो। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें तमाम परेशानियों से निकाल लूँ। मेरा दिल यही चाहता है कि बस तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूँ। तुम्हें याद होगा कि मैं रात गए तुम तक बातें करती थी रोक कर तुम्हें, क्योंकि तुमसे बातें करके मुझे सुकून हासिल होता था। अपने भाई को खोने के बाद जो खला मेरे अंदर पैदा हो गई थी, तुमसे मिलने के बाद वो खला पुर होने लगी थी। कई दिनों से मैं यही सोच रही थी कि किस तरह मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और कहीं जाने ना दूं कि तुम मेरे साथ ही रहो। मुझे तुम में अपने भाई की छवि नजर आती है। ये कहकर टीचर रोने लगी थी और मुझे एहसास हो रहा था कि उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। अपनों के रवैयों ने उन्हें पूरी तरह मार दिया था। उन्हें यह भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो मेरे साथ कितना गलत कर रही हैं और उनकी इस हरकत से मेरे माँ बाप की सजियत से दो चार होंगे। मैंने टीचर से कहा कि आप मुझे आज़ाद कर दें, मैं हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन की तरह ही रखूँगा और मैं रोज़ाना आपके साथ वक़्त गुज़ारूँगा। मैंने उन्हें एहसास दिलाना चाहा कि मेरे माँ-बाप मेरी गुमशुदगी पर किस कदर परेशान होंगे। वो भी मेरे लिए इसी तरह दुखी होंगे जैसा कि आप अपने भाई के लिए हैं। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपने होशो-हवास में नहीं हैं और उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बातों से टीचर को इस बात के लिए राज़ी कर लिया था कि वो मुझे आज़ाद कर दें। मैं बिल्कुल उनके छोटे भाई की तरह ही रहूँगा। अचानक ही टीचर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी। उनके अंदर का एक गुबार था जो आंसू की सूरत में बह निकला था। टीचर बहुत मोहब्बत से मुझसे पूछ रही थी कि मैं उनके छोटे भाई की तरह उनके साथ रहूँगा ना? कभी उन्हें छोड़कर तो नहीं जाऊँगा? उनके दूसरे बहन भाइयों की तरह उन्हें अकेला तो नहीं कर दूँगा? बहुत ही खदशात थे जो उनके दिल में उमड़ रहे थे। मैंने उन्हें पूरी तरह यकीन दिला दिया था कि मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। टीचर ने मेरे हाथ-पाँव खोल दिए थे और वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी थीं। मैंने उनका दिल रखने के लिए खाना खा लिया था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कल फिर से उनके पास आ जाऊँगा। टीचर ने भीगती आँखों से मुझे अलविदा किया था। बारिश के बाद हर मंज़र निखर चुका था और मैं टीचर के आलीशान घर को देखकर सोच रहा था कि आसाइश ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होती, बल्कि अपनों का साथ और मोहब्बतों का एहसास ही ज़िंदगी को मुकम्मल करता है। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे माँ-बाप मेरे लिए रो रहे थे और मुझे देखते ही मेरी माँ मेरे गले लग गई। उस वक़्त मुझे सही मायनों में एहसास हुआ कि अपनों का होना कितना ज़रूरी होता है। मैंने खुद से अहद कर लिया था कि मैं अब अपनी टीचर को तन्हा नहीं रहने दूँगा। वो बहुत मोहब्बत करने वाली थी और अब से वो मेरे लिए मेरी बड़ी बहन की जगह थी। मैंने अपने माँ-बाप को कुछ भी नहीं बताया था। मेरे माँ-बाप कुछ दिन की नाराज़गी के बाद मुझसे खुद ही मान जाते, लेकिन अगर मैं उन्हें सच बताता तो शायद वो मुझे कभी दोबारा टीचर के घर ना जाने देते। कभी-कभी हम कुछ दौलत की खातिर अपनों का दिल तोड़ देते हैं और उन्हें ज़िंदगी में तन्हा छोड़ देते हैं। हमें शायद एहसास ही नहीं होता, लेकिन हमारी वजह से किसी की पूरी ज़िंदगी अज़ियत का शिकार हो जाती है। एक बात जो मैं बहुत अच्छे से समझ गया था कि रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता।